चीज को समझने। अब हम K1 और K2 का रिलेशन डिफाइन करेंगे कि दो रिएक्शन आपके पास है, उनमें एक रिएक्शन के लिए गिवन K1 है, दूसरी रिएक्शन के लिए गिवन K2 है। दोनों का रिलेशन कैसे लाओगे? तो हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। अब K1 और K2 क्या है? ये K1 Kc ही है, Kc1 Kc2 ऐसा लिखा मिलेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है Kc। इसको कोई अलग से K1 K2 हमने नाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये Kc ही है जिसका नाम हमने K1 K2 अभी रखा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे। N2 गैस प्लस 3H2 gas gives twice NH3 gas। ये रिएक्शन है, अमोनिया हैबर प्रोसेस। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1। एग्जाम में या बुक में आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है Kc1। तो Kc1 लिखा हो चाहे K1 लिखा हो, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे बात समझ में? इसके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1। अब वो रिएक्शन बदलेगा, चेंज करेगा और आपको बोलेगा इसके लिए K2 है, तो बताओ K1 K2 का रिलेशन क्या होगा? तो देखिए क्या चेंज करेगा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives twice NH3 गैस। इस रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। अगर एक तरफ क्या रिएक्शन दी, दूसरी तरफ क्या दी, इनको चेक करें। ये सेकंड रिएक्शन थी, ये फर्स्ट थी। N2 इसमें 1 मोल है, 3H2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ अमोनिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। दूसरा, अब यहां से सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हुई। N2 अरे सेम तो कंसंट्रेशन में है, कहां चेंज हुआ? यहां पर कंसंट्रेशन चेंज हुआ क्या? बोलिए। यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन थी, यहाँ भी 1 मोल नाइट्रोजन, नो चेंज कंसंट्रेशन। 3H2 ये 3H2 twice NH3 सेम तो रिएक्शन। तो यहाँ पर K और K2 एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल टू ईच अदर। कोई चेंज नहीं हुआ, ना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ना रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज। तो K1 इक्वल टू क्या होगा? K। ये तो सिंपल सा है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं आना। ये हमने इसलिए समझा कि इसी से मतलब समझ में आएगा K1 K2 का रिलेशन। पहला। दूसरा, मान लीजिए आपको यही रिएक्शन दी पहली बार, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1। डबल से नहीं लिखूंगा, पूरी रिएक्शन ये समझ लीजिए। अब वो सेकंड रिएक्शन को चेंज करेगा, क्या करेगा देखिए। twice NH3 गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये सेकंड रिएक्शन को अब बदल दिया, पहले कुछ नहीं किया था, इसलिए K1 इक्वल टू K2। अब ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 twice NH3 के लिए K1 है, और यहाँ देखिए रिएक्शन क्या कर दी, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया। ये NH3 को उसने रिएक्टेंट साइड लिखा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड लिख दिया, मतलब क्या हो गया? K1 इक्वल टू 1 बाय K2। K1 K2 बदल गए, इनवर्स हो गए। क्यों? कि इसने पूरी रिएक्शन को ही चेंज कर दिया। पहले ये देगा आपको N2 प्लस 3H2 रिएक्टेंट है, twice NH3 प्रोडक्ट था, उसने बोला twice NH3 N2 3H2, इसके लिए K2 है, बताओ K1 K2 का रिलेशन क्या है? तो सिंपल तो है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, अगली रिएक्शन में चलते हैं। अगर मान लीजिए रिएक्शन यही है, N2 प्लस 3H2 gives twice NH3।
ठीक है, सेम रिएक्शन है वही। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। अब बदलेगा, बोले मेरे को इसके लिए नहीं, इसके लिए तो वो खुद देगा, आप दूसरे के लिए पता करके बताओ क्या करेगा वो। NH3 गैस gives 1/2 N2 gas plus 3/2 H2 gas। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो बताइए K1 K2 का रिलेशन क्या है। तो यहां पर पहले रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा। N2H2 इसके रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। वहां रिएक्शन को रिवर्स किया, जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, चेंज कर दिया। तो फार्मूला क्या बनेगा, K1 इक्वल टू 1/K2। ये तो बना, इनवर्स है, बट कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में भी देखो, कंसंट्रेशन इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, उधर ऐसा नहीं है। अमोनिया के मोल कितने कर दिए उसने, हाफ, 2 मोल के प्लेस पे सिंगल मोल कर दिए। नाइट्रोजन को क्या करा, हाफ मोल, इसको 3/2। मतलब ये पूरी रिएक्शन को उसने एक तो रिवर्स किया और कंसंट्रेशन हाफ कर। तो बताइए K1 बड़ा है कि K2, ये वैल्यू बड़ी है कि वो वैल्यू बड़ी है। अरे ये तो कम हो गई ना, डिक्रीज हो गई, तो ये तो छोटा होगा, ये बड़ा है और इनवर्स है। ये छोटा है तो ये कितना है, हाफ है ना। दूसरी चीज, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो किसको डबल करोगे जब इक्वल होंगे, इनवर्स होंगे। तो आप खुद अंदाज लगाइए कि K2 को अगर हम डबल करते हैं तब वो K1 के इक्वल होगा। इस रिएक्शन को डबल करोगे तभी वो इसके जैसी होगी ना, इनवर्स। तो क्या करें, इस पर स्क्वायर लगा दें, ये आंसर। अब इसको बदल के भी लिख सकते हैं, कैसे, K2 स्क्वायर इक्वल टू 1/K1। और भी बदल के लिख सकते हैं, कैसे, इसको अंडर रूट में लिख दो। तो K2 इक्वल टू 1/√K1, ऐसे भी लिख सकते हो। बात है समझ में। तो किसी भी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जब वो दूसरी रिएक्शन को चेंज करे तो आपको K1 K2 का रिलेशन जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना। इन सारी चीजों को नोट करिए, फिर अगली रिएक्शन के लिए प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के पहले आपको रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरी कोई रिएक्शन की बात करें। जैसे क्वेश्चन सेकंड, N2 गैस प्लस O2 गैस gives twice NO गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। दूसरी रिएक्शन देगा उसके लिए K2, फिर रिलेशन आपको बता। ये सेकंड रिएक्शन, हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives NO गैस। इसके लिए K2, आपको रिएक्शन K1 K2 का रिलेशन शो करना है। तो देख K1 N2O2, इसमें भी N2O2 रिएक्टेंट है, इसमें NO प्रोडक्ट है, इसमें भी NO प्रोडक्ट है, बट ये रिएक्शन पूरी इससे डबल है, ये तो हाफ कर दी ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन हाफ किया बट डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हमको फार्मूला क्या बनाना पड़ेगा, K1 इक्वल टू K2 है, मतलब डायरेक्शन सेम है, नो चेंज द डायरेक्शन। जिधर प्रोडक्ट है उधर ही प्रोडक्ट है, जिधर रिएक्टेंट है उधर ही रिएक्टेंट। अब ये देखना कि ये तो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हाफ है ना, मतलब ये तो हाफ हुई, तो इसको डबल करेंगे। अरे K2 की वैल्यू को डबल करोगे तब वो K1 के इक्वल होगी ना। तो K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √K1। दूसरा इसी तरह आप बनाइए, एक रिएक्शन में लिखता, 5SO2 गैस प्लस
O2 gas gives SO3 gas। इसके लिए इक्वेशन K1 अब वो चेंज करेगा, SO3 gas gives SO2 gas प्लस हाफ O2 गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, दोनों का आपको रिलेशन बताना है K1 K2 का इस रिएक्शन के लिए। इसका तो मैंने आंसर ला दिया, आप इसको कैलकुलेट करिए और इसका आंसर ला करके बताइए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चले भाई, ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे ये नीट का क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में आया हुआ है और नीट के एग्जाम में आया है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्या क्वेश्चन है पहले समझेंगे फिर उसकी बात करेंगे। आपके सामने सब लिखा रहेगा, कौन से एग्जाम में आया है, नीट में आया, कौन से ईयर में आया वो आपको ढूंढना। क्वेश्चन क्या है समझ, क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी है। कितनी इक्वेशन दी है? 3। एक N2 गैस लिखते चलिए प्लस 3H2 गैस gives 5NH3 गैस। K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या है? K1। दूसरी रिएक्शन दी है आपको N2 गैस प्लस O2 गैस gives 5NO गैस gives K2। गिवन वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? K। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग K1 K2 होते हैं, ठीक है। नंबर 3 H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O गैस। सभी गैसियस मटेरियल है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K3। उसने बोला मेरे को K1 K2 K3 से कोई लेना देना नहीं, उसने 4th नंबर की रिएक्शन दी, इसके लिए आपको K कैलकुलेट करना। क्या दी उसने रिएक्शन? NH3 गैस प्लस O2 gives NO गैस प्लस H2O और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या गिवन है? K पता करना है। या उसने बोला कि K का आंसर क्या होगा K1 K2 K3 के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम पता करते हैं, इन रिएक्शन को देख लीजिए, ये रिएक्शन तो बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। वो हो सकता बैलेंस करके दे या ना दे, बैलेंस करके दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो फिर आपको बैलेंस करना। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 3। नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन तो 1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन देखो कितनी है? 3। उधर कितनी है? 2, बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? 3H2। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2NH3, हाइड्रोजन बैलेंस हो। अमोनिया को आपने डबल किया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 1, तो इसको 2 करो, ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो ऑक्सीजन को देखो इधर कितनी है? 2 और 3, 5, तो इधर कर दीजिए 5/2। वैसे भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, बर्निंग करना है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ऑक्सीजन का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ये रिएक्शन बैलेंस होगी। इस रिएक्शन के लिए आपको K पता करना है कि K की वैल्यू K1 K2 K3 से क्या रिलेशन है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये 3 स्टेप का है। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमको पहले इस रिएक्शन में, जिसके लिए हमको K पता करना। देखिए सबसे पहले कौन है आपके सामने? सबसे पहले आपके सामने NH3 और वो भी 2NH3। दूसरी समस्या ये रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड, ये डिसाइड करिए। ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करना है, पहले इसको देखिए, इनको देखना छोड़ दीजिए। ये देखोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए। सबसे पहला रिएक्टेंट कौन है, NH3। कितना है, 2NH3। तो 2NH3 को वहां इन रिएक्शंस में जाके ढूंढो, कहाँ है? ढूंढो फर्स्ट में, ये लिखिए हमने। बस यही मिलेगी, जहां एक ही बार मिलेगी, दो बार भी मिलेगी। ये अंडरलाइन कर दिया हमने। अब सोचो, इस रिएक्शन के लिए के और उस अमोनिया के लिए क्या है, K1। ये बताएगा आपको K और K1 का रिलेशन। तो यहाँ बड़े अक्षर में क्या लिखें, के। अब K1 K2 K3 को इसके इक्वल करके लिखते हैं, आंसर आएगा। तो देखो अमोनिया किधर है, अमोनिया यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है 2NH3, उसमें ढूंढो अमोनिया कितनी, 2NH3। बट प्रोडक्ट साइड है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो K और K1 एक दूसरे के क्या होगा, K और K1 तो एक दूसरे का इनवर्स हो गया ना। ये रिएक्टेंट साइड है, इसका K पता करना है, K1 K2 का रिलेशन है। इसमें K था, उसका K1 था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कंसंट्रेशन में सेम है, इसलिए K इक्वल टू 1/K1। चलिए अब इसका कोई रोल नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए। 5O2 5/2O2 कोई लेना देना नहीं, वो कहीं नहीं है इधर उधर, उससे अपने को कोई लेना देना। अब आ जाइए प्रोडक्ट साइड, इसको अंडरलाइन करते हैं। बताओ प्रोडक्ट साइड कौन है, NO। कितनी NO है, 2। ढूंढो इनमें कहाँ है। आप जब NO को ढूंढोगे तो आपको NO यहाँ मिलेगा, मिल गया K2 में। यहाँ का NO यहाँ कहाँ है वो ढूंढना है आपको। तो ये NO K2 के साथ है, मतलब K2 उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन देखो, ये 2NO तो ये भी 2NO, और दोनों की डायरेक्शन सेम, एक ही तरफ है। तो क्या बना दें, K2 का फार्मूला, या K इक्वल टू 1/K1 और K इक्वल टू K2। दोनों प्रोडक्ट साइड है, ये भी प्रोडक्ट साइड है, ये भी प्रोडक्ट साइड है, तो K और K2 बराबर होंगे। और कोई पावर वावर यूज नहीं करना, ना स्क्वायर ना अंडर रूट, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन। चलिए अब किसका नंबर है, K3। हमने को K3 नहीं ढूंढना, हमको तो ये देखना ये कितना, ये कितना है 3H2O। वाटर को ढूंढो कहाँ है, ये है वाटर, बट वाटर तो सिंगल है। यहाँ 3 मॉलिक्यूल है K में, और K3 में कितने हैं, सिंगल। बताओ किसको इक्वल करें, मतलब दोनों को इक्वल करें तो किसको इंक्रीज करें, इसको करना पड़ेगा ना, इसको 3H2O करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3H2, मतलब K3 को क्या करना पड़ेगा, क्यों, तो यहाँ इंटू K3 का क्यों, कंसंट्रेशन की पावर लगती है, पहले समझा चुके हैं। ये बन गया फार्मूला, यही इसका आंसर है, ये आंसर है। आगे बात समझ में, नोट करिए और समझ के भी। और एक रिलेशन लाते हैं, इस तरह के फार्मूले आपको होंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा, उससे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक रिलेशन और शो करना है, जिसको हम बोलते हैं केपी। केपी तो आप पहचानते हैं, पार्शियल प्रेशर का कांस्टेंट है, एंड के एक्स। के एक्स क्या है वो जब भी समझेंगे जब हम उसको फार्मूले को प्रूव करेंगे। एक रिएक्शन लेते हैं पुरानी कोई, और उसी के बेस पे केपी का फार्मूला बनाते हैं, फिर के एक्स उसी में पैदा होगा, और वहां से आप आंसर आ जाए। जैसे PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये इक्वेशन है। जैसे Kp और Kc का रिलेशन होता है, ऐसे Kp और Kx का भी रिलेशन है। Kx क्या है, जब उसका फार्मूला आएगा तब आपको समझ में आएगा। Kp तो आपको पता है, इसमें Kp का फार्मूला बनाते हैं।
Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 गैस, ये फार्मूला बनेगा इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस, ये फार्मूला बना। अब इस फार्मूले के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर, तो सबके पार्शियल प्रेशर लाओ। तो पार्शियल प्रेशर पता करने के लिए पहले ये तो पता हो कि इनके मोल कितने हैं, ठीक। तो यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे PCl5 ये डिसोसिएट हुआ PCl3 एंड Cl2 में, तो इनिशियली ये क्या था, इनिशियली तो ये 1 मोल होगा ना, PCl5 कंटेनर में 1 मोल है इनिशियली, ये दोनों 0 होंगे। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 1 माइनस एक्स, कल समझाया था, ये x परसेंटेज से डिसोसिएट होता है, ये x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन है, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा x x, ठीक है। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, क्यों कि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है, तो यहां लिखता पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, अरे पार्शियल प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे तभी तो यहाँ पुटअप करेंगे वैल्यू, तो पहले ये तो पता करें पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 फार्मूला होता है मोल ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल इनटू P, जो सिस्टम का प्रेशर है। अपन सिस्टम के प्रेशर को क्या कंसीडर कर लें, P कर लें। तो बात समझ में आई। पार्शियल प्रेशर का ये फार्मूला है, कल भी लिखा था आपने, मोल ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल इनटू P। तो ये यहाँ पहले ये तो पता करें कि इसके इक्विलिब्रियम पे कितने मोल है, तो ये पोजीशन कब की बनी, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, एक्स PCl3 है, एक्स ही Cl2 है। टोटल मोल पता करे थे आपने कल, अरे यहाँ टोटल मोल रखना पड़ेंगे ना, तो टोटल मोल भी तो लाना पड़ेंगे, तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या है 1 प्लस एक्स, सबका टोटल करोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, यहाँ लगेंगे आप। अब इनके पार्शियल प्रेशर पता कर लो, सीधे सीधे आ जाएंगे सबके। पार्शियल प्रेशर आप PCl3 पता कर लेते हैं पहले, क्या फार्मूला है, मोल ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल। PCl3 के मोल कितने हैं x, x 1 प्लस एक्स इंटू P, ये आ गया फार्मूला। इसी तरह इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर भी पता कर लेते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, बार बार वहां लिखने की जरूरत क्या है। देखिए Kp इक्वल टू, कल हम फार्मूला इसको प्रूव कर चुके हैं, केवल हमको उस फार्मूले से, उसी फार्मूले से kx की वैल्यू सेपरेट करना है, kp और kx का रिलेशन आ जाएगा। चलिए इसका पार्शियल प्रेशर देखें, PCl3 का क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P, ये रख दिया। Cl2 का पार्शियल प्रेशर रखो, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P, ये रख दिया। इस PCl5 का पार्शियल प्रेशर पता करो, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का पता करना है तो पहले पता करना पड़ेगा उसके खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P, ये आ गया फार्मूला। अब भाई एक हम, जब आपने नॉर्मेलिटी मोलरिटी की स्टडी की थी तब मोल फ्रैक्शन की स्टडी की थी आपने, यहां लिखता मैं अलग से फार्मूला, मोल फ्रैक्शन जिनको पता होगा, जिनकी मेमोरी ठीक ठाक होगी, उनको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पता होगा। मैंने लिखा था
मोल अपॉन टोटल मोल, बस यही मोल फ्रैक्शन है। किसी भी मटेरियल का मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है तो उसके अंदर मोल उसके कितने और उसके टोटल मोल का रेशो ही मोल फ्रैक्शन, मोल रेशो बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब रेशो, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसको हटाएंगे क्योंकि हमने कुछ जगह की आवश्यकता है। अब देखिए यहां भी पढ़िए, यहां देखिए ध्यान से, अगर इसमें से हम पी को हटा दें, इसमें से भी पी को हटा दें और इसमें से भी पी को हटा दें, प्रेशर को हटा दें, तो बताओ ये क्या बचा, x अपॉन 1 प्लस एक्स। ईमानदारी से देख करके बताओ ये x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, x क्या है, PCl3 के मोल, अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, टोटल मोल। तो मोल अपॉन टोटल मोल क्या हो गया, अरे ये x मोल PCl3 के 1 प्लस एक्स टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है, x अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी तो फार्मूला लिखा है, ये तो मोल फ्रैक्शन है ना। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है, अगर इसमें से पी को हटा दें हम, तो पी को अभी देखिए मत, पी लिखा है हटेगा वो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देखो क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मोल फ्रैक्शन है। यही मोल फ्रैक्शन जब पी से मल्टीप्लाई होता है तो पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू पी, और पी हटाओगे तो मोल अपॉन टोटल मोल मतलब मोल फ्रैक्शन। दोनों फार्मूले में केवल डिफरेंस पी का है। अगर पी लगा दोगे तो वो पार्शियल प्रेशर बन जाएगा, पी हटा दोगे तो वो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। इन तीनों को मैं अब अलग लिखूंगा और p को अलग ले जाऊंगा। तो दिखता है आपको, एक पी से तो हम पी को कैंसिल कर सकते हैं, केवल एक पी बचेगा जो साइड में लिख लेते हैं। क्या फार्मूला बन जाएगा, Kp इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या हो गया, दोनों को लिख दिया, इनटू पी, पी अलग ले जाते हैं, ऊपर रहेगा क्योंकि एक कैंसिल हुआ, एक तो बचा ना, अलग लिख दिया। अब डाउन साइड लिखते हैं, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये बचा, इसका पी तो अलग चला गया, कैंसिल ही हो गया, ये पूरी वैल्यू पे हो गया। x अपॉन 1 प्लस एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मींस PCl3 के मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट PCl5। ये मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, इसी को हम Kx बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इस पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, इतनी को, ये इतनी पूरी वैल्यू का नाम Kx है। क्यों कि ये भी तो कांस्टेंट ही है, रेशो है ना, प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन अपॉन रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन, ये भी कैसी की तरह मोल फ्रैक्शन का रेशो है, इसलिए इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, Kx। तो फार्मूला क्या बन गया, Kp इक्वल टू Kx, ठीक है, इनटू P। अब P कितने होंगे, वो पावर होगी उसकी डेल एच, मतलब यहाँ कैंसल कितना होगा, अभी तो एक पी है पर उसमें पावर, मतलब अगर यहाँ ये डबल होता पी और यहाँ एक पी होता, यहाँ एक होता तो एक से एक कटता, फिर दो पी आते ना, तो ये इसकी पावर बताएगी इनकी कि यहाँ पी कितने होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए पी की पावर क्या बनेगी, डेल एन। ये केपी कैसी की तरह है, आपने उसमें क्या किया था, केपी इक्वल टू कैसी आरटी की पावर डेल एन जी, यहाँ क्या किया, केपी इक्वल टू के एक्स इंटू पी की पावर डेल एन। के एक्स क्या है, के एक्स मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, किसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पूरा बोर्ड पर से नोट करिए, इसके बाद अगली कहानी सुनाते हैं, उसमें फिर क्या आएगा वो देखते हैं। नहीं है भाई, अब आता है
केसी एंड क्यूसी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ध्यान आपका रहेगा तो चीजें समझ में आएगी, ध्यान अगर आपका भटका तो फिर समझ में आना तो क्या, दिखना भी मुश्किल हो जाएगा। अब केसी एंड क्यूसी, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं क्यूसी को, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है, कैसे पता करते हैं, और इसके रिलेशन से हमको पता क्या चलता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। क्यूसी पता होते ही हमें रिएक्शन की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो पहले ये पता करें कि क्यूसी का फार्मूला क्या है और क्यूसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए क्यूसी का फार्मूला भी वही है जो केसी का है, concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B, यही फार्मूला तो केसी का था। बट रिएक्शन में केसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। केसी की वैल्यू अगर हायर है तो ये मान के चलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है या चलेगी, और जिसकी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है वो रिएक्शन स्लो चलती है। तो क्यूसी बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब ऐसा हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये क्यूसी और केसी के रिलेशन से पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो करेगी। ये क्यूसी का फार्मूला है। अब ये देखते हैं कि क्यूसी डिपेंड किस पे है। अरे क्यूसी के फार्मूले में जो चीजें लिखी उसी पे डिपेंड होगा ना, आप पे डिपेंड होगा क्या। क्यूसी डिपेंड है सीडी के प्रोडक्ट पर, एबी के प्रोडक्ट पर। सीडी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूसी की वैल्यू सीडी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एबी के प्रोडक्ट के इनवर्सली। मतलब सीडी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, एबी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्यूसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसा रूल है, या ऐसा उस फार्मूले से हमको दिखता नजर आता है, आपको भी आना चाहिए। अब कोई इक्वेशन है उसमें केसी की वैल्यू आपको पहले से गिवन रहेगी, क्यूसी आपको पता करना रहेगा, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। पर ध्यान रखना सीडी का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्यूसी की वैल्यू बड़ी होगी, एबी का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्यूसी स्मॉलर होगा। ये रूल रहेगा या उस फार्मूले से पता चलता है। चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं, twice SO2 gas plus O2 gas gives twice SO3 gas। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू यहां लिख देता हूं, केसी इक्वल टू 2.0, कितनी है 2.0 इंटू 10 पावर -2, ये केसी की वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए। अब वो बोलेगा कि क्यूसी पता करो, तो क्यूसी कहां से पता करेंगे, कुछ गिवन डाटा रहेंगे यहाँ। उसने बोला 0.4 मोल SO2 को 0.2 मोल से ऑक्सीजन को लेकर रिएक्ट किया तो यहाँ पर 0.4 मोल SO3 का फॉर्मेशन हुआ, ये गिवन डाटा है। फिर से सुनिए, 0.4 मोल SO2 को लिया कंटेनर के अंदर, 1 लीटर का कंटेनर है, 0.2 मोल ऑक्सीजन को यूज किया और 0.4 मोल ऑफ SO3 का फॉर्मेशन हुआ। इससे हमको पता करना पड़ेगा गिवन डाटा से क्यूसी, क्या पता करना पड़ेगा क्यूसी। तो लगाते क्यूसी का फार्मूला, क्यूसी पहले फार्मूला तो बनाए, ये प्रोडक्ट तो SO3 गैस की पावर 2 अपॉन जो केसी का फार्मूला बनता है वैसे क्यूसी का बनेगा, SO2 गैस की पावर 2 इंटू O2 गैस की पावर सिंगल। बस इसमें ये डाटा पुटअप कर दीजिए तो
क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी। क्यूसी की वैल्यू इस पे प्लेट्स पे कितना रखें, 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.2, ये कैंसल, बचा 0.2 मतलब 1/0.2। तो ये पॉइंट को हटाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगी, 10/2 मतलब ये क्या हो गया, देखिए भाई 1/0.2 मतलब पॉइंट हटाया 10 बना 25, सही है, इतना होगा। क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, 5 लिख दूं मैं, अब ध्यान से समझिए। क्यूसी की वैल्यू कितनी आई 5 और केसी की वैल्यू कितनी थी उससे कंपैरिजन करिए। ये लिखी है केसी की वैल्यू, दिख रही है आपको 2.0 इंटू 10⁻²। अरे ये तो बहुत कम है ना, 5 से तो बहुत कम है, पावर है 10⁻²। इसका मतलब केसी की वैल्यू स्मॉलर है देन क्यूसी, मतलब क्यूसी बड़ा है। अब बताओ क्यूसी बड़ा कब होता है, वहां जाओ। क्यूसी की वैल्यू बड़ी कब होगी, जब सीडी की वैल्यू बड़ी होगी। हायर द वैल्यू ऑफ सीडी हायर इज क्यूसी, क्योंकि क्यूसी तो सीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एबी का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां लिखेंगे पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या लिखें, क्यूसी ग्रेटर देन केसी, लिखता है आपको समझा दिया, केसी है क्यूसी वो आया 5। क्यूसी बड़ा है, और क्यूसी बड़ा कब होता है, क्यूसी तो बड़ा जब होगा जब सीडी का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हायर होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हायर होगा तो रिएक्शन किधर चलेगी ये बता दो, आप पढ़ चुके हो। अगर रिएक्टेंट ये है ए प्लस बी, अगर इनका कंसंट्रेशन हायर है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी सीडी की तरफ, और अगर गलती से सीडी का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगे। और यहां पर वही हुआ है, क्यूसी बड़ा है केसी के कंपैरिजन में। क्यूसी बड़ा कब होगा, क्यूसी बड़ा तब होगा जब सीडी का अमाउंट ज्यादा होगा, सीडी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना क्यूसी के। सीडी का कंसंट्रेशन हायर है इसलिए क्यूसी बड़ा है, और सीडी का कंसंट्रेशन हायर होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। क्लियर, समझ में आ गई होगी। क्यूसी जब जब बड़ा होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि क्यूसी सीडी पर डिपेंड है, वो डिपेंड तो एबी पर है। एबी की वैल्यू कम होगी तभी तो क्यूसी बड़ा होगा, मतलब यहाँ एबी की वैल्यू कम थी सीडी की ज्यादा थी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, अगर इसका अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, क्यूसी स्मॉलर देन केसी, अगर ऐसा हो जाए तो क्यूसी छोटा हो गया। अब बताओ क्यूसी छोटा कब होगा, क्यूसी छोटा तो ये करेंगे ना एबी, मतलब एबी का कंसंट्रेशन हायर है तो क्यूसी छोटा होगा, स्मॉलर होगा, मतलब एबी का कंसंट्रेशन हायर है तब क्यूसी स्मॉलर होगा, ये लिखा हमने, क्यूसी स्मॉलर देन केसी। कब होगा क्यूसी स्मॉलर, जब एबी का कंसंट्रेशन हायर होगा, और एबी का कंसंट्रेशन हायर होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी ना सीडी की तरफ। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। क्यूसी बड़ा होगा, क्यूसी बड़ा है मतलब सीडी ज्यादा है, सीडी ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी एबी के साइड। यहाँ क्यूसी छोटा हुआ है, क्यूसी छोटा हुआ है इसका मतलब एबी ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन हायर होगा, एबी बड़ा है तो सीडी की तरफ रिएक्शन जाएगी, मींस फॉरवर्ड जाएगी। और बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो गया तो केसी इक्वल टू क्यूसी, दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आती है, जब केसी और क्यूसी इक्वल, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी ना। अब आप बोलोगे इक्विलिब्रियम में रहेगी तो क्या वो फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्या बैकवर्ड नहीं जाएगी, नहीं। इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, रिएक्शन चलती रहती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रेट से, रिएक्शन रुकेगी नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन का रुकना नहीं है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर का, वो चलता रहता है, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाएगा केसी और क्यूसी जब
इक्वल होंगे मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाएगी, बट रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, ये ध्यान रखिए। सारी कहानी को नोट करिए, फिर उसके बाद कोई आगे की कहानी सुनाते हैं।